मैं इंग्लैंड से भारत जा रहा हूँ। उसे सोने की चिड़िया कहते हैं। मैं वहां सिर्फ व्यापार करने जा रहा हूँ। लेकिन शायद मुझे खुद नहीं पता कि ये सफर कैसा रहने वाला है और ये कहानी आखिर कहाँ जाकर खत्म होगी। इसका सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। इतिहास में कई सिकंदर और चंगेज खान हुए जिन्होंने तलवारों और तोपों के दम पर दुनिया जीतने का ख्वाब देखा। उनकी विशाल सेनाएं थीं, उनका खौफ था। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास की सबसे बड़ी और खौफनाक लूट किसी सेना ने नहीं बल्कि कुछ सूट बूट पहने व्यापारियों ने की थी। एक ऐसी लूट जिसमें खंजर से ज़्यादा कागज़ और कलम का इस्तेमाल हुआ। एक ऐसा कब्जा जिसका ब्लूप्रिंट किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि लंदन के एक छोटे से कमरे में बैठे अकाउंटेंट्स की बैलेंस शीट में तैयार किया गया था। आज हम जिन ताकतवर मल्टीनेशनल कंपनियों की बात करते हैं उसका सबसे खौफनाक रूप 400 साल पहले ही जन्म ले चुका था। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ हाथ जोड़कर व्यापार करने के बहाने आई और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को पिंजरे में कैद कर गई। ये कहानी किसी युद्ध की नहीं बल्कि एक ठंडे और सोचे समझे धोखे की है। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। 31 दिसंबर 1600, लंदन का एक सर्द दिन। कुछ महत्वाकांक्षी ब्रिटिश व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए। इस एक कागज ने उन्हें पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का मोनोपोली यानी एकाधिकार दे दिया। नाम रखा गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। जिस वक्त ये मुट्ठी भर व्यापारी लंदन के एक छोटे से कमरे में बैठकर भारत के सपने देख रहे थे, उस वक्त मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। अकबर का राज था और भारत पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/4 हिस्सा पैदा करता था। ये वो सोने की चिड़िया थी जिसकी चमक लंदन तक पहुंच रही थी। लेकिन अंग्रेज बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वो सीधे मुगलों की विशाल सेना से नहीं लड़ सकते थे। उन्हें एक ऐसा तरीका चाहिए था जो आज तक किसी ने न सोचा हो, एक अदृश्य जहर जो धीरे धीरे भारत की नसों में उतरने वाला था। साल 1615, सर थॉमस रो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। वो घुटनों के बल बैठता है, सिर झुकाता है और मुगल दरबारियों को महंगे और अनोखे तोहफे देता है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी लाचारी थी। उसकी सिर्फ एक ही मांग थी, सूरत में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने की इजाज़त। जहांगीर को लगा कि ये चंद साधारण से व्यापारी उनका क्या बिगाड़ लेंगे। मुगलों की उस अंधी ताकत ने इस छोटी सी चिंगारी को नज़रअंदाज कर दिया। इजाज़त दे दी गई और यहीं से हुई अंत की शुरुआत। ये वो पहली और सबसे बड़ी गलती थी जिसकी कीमत आने वाली कई पीढ़ियों को अपनी आज़ादी और अपना खून देकर चुकानी थी। अंग्रेज व्यापार कर रहे थे लेकिन उनके इरादे व्यापारिक नहीं थे। उनकी फैक्ट्रियां सिर्फ गोदाम नहीं थीं, वो चुपचाप उन गोदामों के चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर रहे थे। वो किले बना रहे थे। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बॉम्बे का किला। चुपचाप बिना किसी शोर के एक विदेशी कंपनी भारत की जमीन पर अपनी खुद की फौज खड़ी कर रही थी। 150 सालों तक ये कंपनी एक शिकारी की तरह झाड़ियों में छिपकर सिर्फ इंतजार करती रही। वो मुगल साम्राज्य के कमजोर होने का इंतजार कर रहे थे और वो मौका आखिर उन्हें मिल ही गया। 18वीं सदी का मध्य, मुगल कमजोर हो चुके थे और भारत छोटे छोटे राज्यों में टूट रहा था। इनमें सबसे अमीर सूबा था बंगाल। साल 1757, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कंपनी की इन खतरनाक चालों को समझ गया। उसने कलकत्ता पर हमला किया, अंग्रेजों को खदेड़ दिया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। एक पल के लिए लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल भारत में हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन असली और सबसे खौफनाक खेल तो अब शुरू होना था। मद्रास से कंपनी के क्लर्क को बंगाल भेजा गया। उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, एक ऐसा इंसान जो जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। एक तरफ नवाब की 50,000 की विशाल सेना और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की महज 3,000 की फौज। जंग का नतीजा तो शुरू होने से पहले ही तय था। 3,000 लोग 50,000 की सेना का सामना कैसे कर सकते थे। लेकिन उस दिन प्लासी के मैदान में खून की नहीं, धोखे की नदियां बहीं। क्लाइव ने तलवार से नहीं बल्कि सोने के सिक्कों और धोखे से जंग लड़ी थी। उसने नवाब के सबसे खास सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाने का लालच दिया और उसे खरीद लिया। जब जंग का बिगुल भजा तो मीर जाफर अपनी विशाल सेना लेकर चुपचाप खड़ा रहा। नवाब हार गया और मारा गया। बिना लड़े ही अंग्रेजों ने वो जंग जीत ली जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। प्लासी की जीत के बाद कंपनी के चेहरे से व्यापार का नकाब पूरी तरह उतर गया। अब वो व्यापारी नहीं,
लुटेरे बन चुके थे। 1765 में उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को बक्सर के युद्ध में हराकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी टैक्स वसूलने का अधिकार छीन लिया। जरा सोचिए, अब भारत का पैसा, भारत के किसान और टैक्स वसूलने वाली एक ब्रिटिश कंपनी, इस एक फैसले ने दुनिया का सबसे भयानक आर्थिक चक्रव्यूह रच दिया। अब वो अपने देश से पैसा नहीं लाते थे, भारत के ही टैक्स के पैसों से भारत का सामान खरीदा जाने लगा और लंदन भेजा जाने लगा। कंपनी के क्लर्क रातों रात अरबपति बन गए। कंपनी की अपनी एक विशाल प्राइवेट आर्मी बन गई जो ब्रिटेन की सरकारी सेना से भी दोगुनी बड़ी थी। वो दुनिया से कहते थे कि वो भारत को सभ्य बनाने आए हैं। वो कहते थे कि वो रेलवे और टेलीग्राफ ला रहे हैं, लेकिन हकीकत में हर कानून, हर रेलवे लाइन, हर टेलीग्राफ का तार सिर्फ इसलिए बिछाया गया था ताकि भारत के संसाधनों को और तेजी से निचोड़ा जा सके। राजाओं को आपस में लड़ाकर, झूठी संधियां करके और कूटनीति का जाल बिछाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे उपमहाद्वीप को निगल लिया। एक ऐसी कंपनी जिसके पास ना कोई धर्म था, ना कोई राजा, ना कोई इंसानियत। उसका सिर्फ एक ही भगवान था और वो था मुनाफा। जिस कंपनी की शुरुआत एक छोटे से कमरे में कुछ लोगों के लालच से हुई थी, उसने देखते ही देखते दुनिया के सबसे शानदार और अमीर देश को गरीबी और भुखमरी की आग में धकेल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल का इतिहास नहीं है, ये आज की दुनिया के लिए एक खौफनाक चेतावनी है। एक चेतावनी की जब व्यापार की आड़ में बेतहाशा लालच और सत्ता की भूख छिप जाती है तो वो कितने बड़े साम्राज्य को राख में बदल सकती है। इतिहास में साम्राज्य तो कई आए और गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी खौफनाक, ठंडी और चालाक मशीनरी ना पहले कभी बनी थी, ना शायद कभी बनेगी। तो ये थी कहानी कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बनकर आई और भारत पर राज कर गई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अगला टॉपिक क्या चाहिए कमेंट में बताना। जय हिंद। चलाई चूड़ियां